हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर। जैसा कि हम पीछे की क्लास में हम लोग डील किए थे गॉस लॉ और उसके 3 एप्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे कि गॉस लॉ और उसके 3 एप्लीकेशन। सबसे पहला एप्लीकेशन था आपका डिराइव कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। इसके बाद वाला एप्लीकेशन था कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर के लिए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू प्लेन शीट, कि किसी भी प्लेन शीट के कारण किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फिर उससे आगे हम लोगों ने 2 प्लेन शीट के आउटर पॉइंट और इनर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, जिसमें आप देखे थे कि अगर इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो दोनों आउटर पॉइंट पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है और मिडिल में 0 होता है। और जब इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो दोनों आउटर पॉइंट पर 0 होता है और मिडिल पॉइंट पर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो नेक्स्ट उसके बाद वाला एप्लीकेशन, 4th एप्लीकेशन हम शुरू करते हैं। चलिए आगे आप देखें यहाँ से। तो एप्लीकेशन 4, तो ये आपका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल। क्लियर। कहता एक पतले खोखले गोले के कारण, एक पतले खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। क्लियर। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर देखें, सबसे पहले एक स्फेयर है, थिन स्फेरिकल सेल है। थिन स्फेरिकल सेल का मतलब होता है खोखला गोला। क्लियर। तो चलिए सब चीज़ तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि जैसे आप देखें यहाँ पर एक आपका थिन स्फेरिकल सेल है और इसके सेंटर पर चार्ज हमने कितना लिया, Q। इसका रेडियस कितना है, तो ये रेडियस है आपको R। और यहाँ से हम एक रेडियल डिस्टेंस लेते हैं जो आपका पॉइंट कहाँ पर है, आउटसाइड है। वैसे एक बात हम लोग जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं तो चार्ज कहाँ फैलता है, चार्ज रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस, कि चार्ज उसके सतह पर रहता है। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ना देखें कि लेट ए थिन स्फेरिकल सेल कि माना कि एक खोखला गोला है। क्लियर। खोखला गोला है। क्लियर ना। अब जब आगे आप देखेंगे तो यहां पर Q हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज चार्ज ऑन स्फेरिकल सेल। इसका मतलब होता है खोखले गोले पर आवेश। क्लियर ना। ये हुआ R आपका क्या है, तो R है रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो त्रिज्या स्मॉल r क्या है आपका, कि रेडियल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, मतलब बिंदु P की। तो ये आपका होगा बिंदु P की त्रिज्यक दूरी। के लिए तो ये आपका निकल गया बिंदु P की त्रिज्यक दूरी। और E आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। E हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, तो ये आपका निकला विद्युत क्षेत्र। क्लियर। तो सबसे पहला पॉइंट हम कहाँ चूज कर रहे हैं, तो आउटसाइड द सेल। तो जब आप पहला पॉइंट को लें तो पहला पॉइंट आपका हो गया कहाँ पर, आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। इसका मतलब क्या हुआ, खोखले गोले के बाहर।
तो खोखले गोले के बाहर जब पॉइंट है, आप देखें यहाँ पर कि ये हमने चार्ज किया, हमें यूज क्या करना है, तो गॉस लॉ का यूज करना है, और गॉस लॉ का यूज करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर? तो गॉस लॉ के लिए हमें कैसा सरफेस चाहिए, क्लोज सरफेस चाहिए, लेकिन ये पॉइंट P क्लोज सरफेस नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। पीछे में भी हम जिक्र किए थे कि जहां पर हमें जरूरत पड़ता है तो हम अपने मुताबिक एक गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, फिर उसे गॉस लॉ के द्वारा सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस तरीके से हमने एक गॉसियन सरफेस मान लिया। क्लियर? तो ये आपका गॉसियन पृष्ठ है, ये आपका E हुआ, और ये आपका एरिया का डायरेक्शन हुआ, एरिया का डायरेक्शन हुआ। क्लियर? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आप यहाँ भी लें तो यहाँ पर ये भी ले अपना आउटसाइड जाएगा, परपेंडिकुलर होता है। किसी भी पॉइंट पर अगर इसके सेंटर से आप डिस्टेंस को जोड़ दें तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से हमने ले लिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, कि कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R, मतलब R त्रिज्या का, कि R त्रिज्या का गॉसीय पृष्ठ लेने पर। और ये मानने के बाद हम डायरेक्ट गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फ्रॉम गॉस लॉ। फ्रॉम गॉस लॉ का मतलब गॉस के नियम से। तो गॉस का नियम हमें क्या कहता है, तो ये आपको कहता है E.ds, ये किसके बराबर होता है, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी देखें कि चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, कि गॉसीय पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज है, इट इज इक्वल टू Q। तो ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका बन जाएगा E.ds cos थीटा, और ये आपको निकल गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन चलिए दोनों के बीच एंगल कितना है, तो एंगल है 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल हो गया 0। तो E.ds cos 0, और ये बराबर आपको निकल गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। cos 0 1 होता है, और ये आपको मिलेगा E.ds। तो E.ds आपको निकला Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ना देखें E तो डायरेक्ट बाहर आएगा, और ds का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, ये ds को छोटा एरिया को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा एरिया हमें प्राप्त होगा। और वो बड़ा एरिया कितना प्राप्त होगा, तो इट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आपको निकल जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और ये आपका हो गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा Q बाय 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज Q बाय r स्क्वायर। तो कहीं भी किसी भी स्फेरिकल सेल के कारण अगर आप आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो आपका फार्मूला आएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। क्लियर? तो चलिए प्लीज इसे आप राइट करें, तब तक हम थोड़ा इंक डाल देते हैं। चलिए हो गया कंप्लीट। तो आपका कंप्लीट हो गया होगा ना। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए सबसे पहला दूसरा पॉइंट हम बनाते हैं एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, कि दूसरा पॉइंट आपको होगा एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, मतलब गोले के पृष्ठ पर। अब देखिए जब हम गोले के पृष्ठ की बात करेंगे तो उस स्थिति में ये पॉइंट कहां पर चला आएगा, तो ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P आपका यहां पर आएगा। चलिए यहां पर हम छोटा एरिया लें। जब आप छोटा एरिया लेंगे तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से और एरिया का डायरेक्शन, तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, ये एरिया का डायरेक्शन हुआ, और ये स्मॉल r हुआ।
क्लियर। तो बेसिकली तो यही होता है कि आपका ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाता है। दूसरा एक बात और आती है कि ये इस चीज़ का भी हम जिक्र कर रहे थे कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, चार्ज देते हैं, तो चार्ज रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस, तो चार्ज इसके सरफेस पे फैल जाता है, चार्ज इसके सरफेस पे फैल जाता है। और जब चार्ज इसके सरफेस पर फैलता है तो इसका मतलब यहाँ पर ये आउटर साइड में है, लेकिन हम जस्ट आउटसाइड का बात करते हैं, जस्ट आउटसाइड, जस्ट इनसाइड। क्लियर। अगेन यहाँ पर इसी पॉइंट को हम गॉसियन सरफेस मान लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर भी हम एक गॉसियन सरफेस मानेंगे कि कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस। यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा, तो ये आ जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर। क्लियर। बाकी और कोई अंतर नहीं है, सिर्फ जहाँ पर आपका स्मॉल आर है वहाँ सारे पर आपको कैपिटल आर आ जाएगा। अगेन गॉस लॉ अप्लाई कीजिए, तो ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस सेम है, तो ये आपका आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन तो दिस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन आप देखें ई डी एस तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। नाउ अब एरिया की बात आती है, तो अब जब हम एरिया का जिक्र करेंगे तो यहां पर देखें इस सरफेस का एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल आर आपका कैपिटल आर बन जाएगा। और फाइनली एट द सरफेस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हुआ कि एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, तो कोई खास अंतर नहीं है, यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो जाता है। क्लियर। चलिए इसे भी आप राइट करें, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लियर। फिनिश। नाउ तीसरा, तो तीसरा हम एप्लीकेशन बनाते हैं, तो ये आपका तीसरा पॉइंट होगा और तीसरा पॉइंट आपका होगा इनसाइड, कि इनसाइड द स्फेरिकल शेल। क्लियर। तो इनसाइड द स्फेरिकल शेल, चलिए फिर इस फिगर को चलते मिटा रहे हैं, रब कर रहे हैं। अब देखिए अब हम पॉइंट कहाँ पर ले रहे हैं, तो चलिए हम पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं। क्लियर। तो अब हम गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे, तो ये गॉसीय पृष्ठ आपका इस तरीके से होगा। क्लियर। अगेन यहाँ पर जब आप स्मॉल एरिया लेंगे तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई और ds का डायरेक्शन इस प्रकार। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर जब आप चार्ज को देते हैं तो चार्ज कहाँ फैलता है, तो चार्ज आपका इस तरीके से इसके आउटर सरफेस पे फैल जाता है। तो चलिए चार्ज आपका आउटर सरफेस पे फैल गया। क्लियर। गॉसीय पृष्ठ तो आप लेंगे ही, कंसीडर ए गॉसीय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। क्लियर। अगेन गॉस लॉ आप अप्लाई करें, तो ये आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है कि ई डॉट डी एस क्या होता है, तो ये आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। लेकिन जब आप गौर से सोचेंगे तो चार्ज तो टोटल यहाँ पर है, सरफेस पर है, इनसाइड में कितना चार्ज है, चार्ज इज इक्वल टू 0। तो जब इनसाइड में आपको चार्ज ही 0 हो जाती है तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0। और इसे जब आप सॉल्व करें तो ये पार्ट क्या हो गया, तो ये आपका 0 हुआ। अगेन ये क्या होगा, ये भी आपको 0 होगा। और इस तरीके से ये पॉइंट भी क्या होगा, 0 होगा। और अगेन अगर आप देखें तो ये भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब ई डॉट डी एस 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, ई डी एस कॉस थीटा 0, ई डी एस कॉस 0 हम इसलिए ले रहे हैं कि ई और डी एस दोनों एक डायरेक्शन में है, तो दोनों जब आपका एक डायरेक्शन में है तो ये भी आपका हो गया 0। क्लियर। अगेन ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। तो ना अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल गया आपको, 0, जिससे हम शुरू भी करते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज इनसाइड, कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0।
इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्लियर? तो ये आपका हुआ कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट पर हमने कैलकुलेट किया। ना चलिए ग्राफ का जिक्र करते हैं कि आखिर इसका अगर हम ग्राफ खींचें तो थिन स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वैरी करता है। तो ना देखें, अब हम ग्राफ बना रहे हैं। क्लियर? तो ना देखें, जब हम लोग ग्राफ की बात करेंगे कि ग्राफ, तो चलिए इस तरीके से हम लोग इस एक्सिस पर रेडियस डिस्टेंस लेते हैं r, और इस y एक्सिस पे हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेसिकली आपने क्या देख रहा कि इनसाइड में, मतलब इनसाइड का मतलब इस सेंटर से लेके अप टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। तो ये यहाँ पर अगर इस पॉइंट का बात करें तो ये पॉइंट आपका क्या है? जिस जगह पर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, मतलब एट द सरफेस, और यहाँ तक तो ये 0, सेंटर से लेके इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? 0। नेक्स्ट क्या हो रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ग्राफ वैरी करेगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ग्राफ वैरी करेगा। और ये जो हुआ आपका, तो ये थिन स्फेरिकल सेल का ग्राफ हुआ। क्लियर? तो चलिए आप इसे प्लीज राइट करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर? ओके, कंप्लीट। चलिए ओके, फिनिश हो गया। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। क्लियर? ओके, ना देखें, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कि नेक्स्ट आपका ये 5 नंबर एप्लीकेशन है। हम स्फेयर का बात कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। नन का मतलब नहीं, कंडक्टिंग का मतलब होता है जो कंडक्ट करता है, चालक जिसको आप बोलते हैं, और स्फेयर का मतलब गोला होता है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, तो ये आपका नेक्स्ट होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। क्लियर? कि नॉन कंडक्टिंग गोले के कारण, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। चलिए अंतर, तो दोनों में अंतर यही है कि मेन वो आपका थिन स्फेरिकल सेल था, खोखला था, और ये क्या, ये पूरी तरीके से भरी हुई है और कंडक्टर नहीं है। तो इस तरीके से जैसे ही आप देंगे तो ये आपका एक स्फेयर हुआ, गोला हुआ, और इस स्फेयर का, चलिए ये रेडियस कितना है? R, ये सेंटर हुआ, और यहाँ से फिर आप एक पॉइंट P बनाइए, तो ये आपका कितना हो गया? रेडियल डिस्टेंस R। और टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज आप इस पर कितना दे दिए? इट इज Q। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा कि इसके हर एक पॉइंट पर चार्ज होगा। जैसे यहाँ से अगर आप बात करें तो इस तरीके से इसके हर एक पॉइंट पर चार्ज, मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसके कारण हमें 2 पॉइंट पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कि जैसे आउटसाइड की बात करें तो फिर उसी तरीके से सारा चीज आप मान लें। तो सारा चीज जब आप मानेंगे तो ये आपका हो गया लेट ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कि माना कि एक नॉन कंडक्टिंग गोला है। चलिए, तो ये आपका गोला हो गया। क्यू कितना हुआ? तो क्यू आपका हुआ चार्ज कि चार्ज ऑन स्फीयर। चार्ज ऑन स्फीयर का मतलब गोले पर आवेश। क्लियर? नाउ आर, कैपिटल आर क्या होगा? रेडियस, कि दिस इज रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर का मतलब गोले की त्रिज्या। क्लियर? तो ये आपका हुआ गोले की त्रिज्या स्मॉल आर। क्लियर? स्मॉल आर क्या है आपका? तो स्मॉल आर आपका है रेडियल डिस्टेंस। जैसा कि आप पीछे भी माने हुए हैं कि रेडियल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी मतलब बिंदु पी की त्रिज्यक दूरी। ई आपका क्या है? तो ई आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। क्लियर? अगेन पॉइंट कहां पर ले रहे हैं हम लोग? तो पॉइंट आउटसाइड है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट पर निकालते हैं। तो आउटसाइड के पॉइंट हम लोग कहां लेंगे? कि आउटसाइड द स्फीयर। और जब आप पॉइंट को आउटसाइड लेंगे गोले के बाहर, तो फिर आपको गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर गॉस लॉ का अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस मान लिए। फिर यहाँ पर हम एक स्मॉल एरिया लेते हैं। ये स्मॉल एरिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, ये एरिया का डायरेक्शन हुआ। क्लियर? चलिए अगेन उसी तरीके से शुरू करें कि कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। क्लियर? उसी तरीके से जैसा आप पीछे माने हुए कि आर त्रिज्या का एक गॉसीय पृष्ठ लेने पर फिर क्या करते थे हम लोग? फ्रॉम गॉस लॉ। तो फ्रॉम गॉस लॉ, तो ये आपका हो गया गॉस लॉ से, गॉस के नियम से। तो गॉस का नियम आपको क्या कहता है? तो गॉस का नियम आपको कहता है दिस इज ई डॉट डी एस। तो ये किसके बराबर होता है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर देखें आप कि ये आपका गॉसियन पृष्ठ है और इसके अंदर कितना चार्ज है? तो इसके अंदर टोटल चार्ज क्यू है। तो ये आपका बन जाएगा दिस इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर उसको उसी तरीके से जैसे आप पहले सॉल्व किए हुए हैं उसी तरीके से इसे सॉल्व कर दीजिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, इट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन हम इसे लिख सकते हैं ई डी एस कॉस जीरो ये आपका बन जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अगेन कॉस जीरो का वैल्यू हो गया 1। तो ये आपका बनेगा ई डी एस और ई डी एस आप बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो ये हो गया ई और डी एस को इंटीग्रेट करेंगे। तो डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? तो ये आपका बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जिससे अगेन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब कोई अंतर नहीं। क्लियर? लाइन बाय लाइन सेम कर देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपका हम लोगों ने लिया था
कि एट द सरफेस ऑफ स्फेयर, कि एट द सरफेस ऑफ स्फेयर मतलब गोले के पृष्ठ पर। तो जब आप गोले के पृष्ठ पर बात करेंगे तो नेक्स्ट फिगर ड्रॉ होगा। तो ये जैसे देखें, ये आपका एक स्फेयर है, ये आपका हुआ सेंटर ओ, इसे हम लोग क्या लिए थे आर, और सरफेस की अगर बात करें तो यहाँ पर ये स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या होगा, दोनों आपका बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, ds का डायरेक्शन ये। फिर उसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे जैसे हम लोग पहले करते थे। तो अगेन यहाँ पर बेसिक अंतर क्या पड़ रहा है, तो अंतर यही पड़ रहा है कि यहाँ पर ये जो स्मॉल r है ये कैपिटल R के बराबर हो जाता है, कैपिटल R के बराबर हो जाता है। और इसके बाद अगर आप चाहें तो जो पीछे में हम लोग थिन स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे वो भी सेम टू सेम आप लिख सकते हैं, सेम टू सेम लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो उस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाय कैपिटल R स्क्वायर, Q बाय कैपिटल R स्क्वायर। क्लियर। तो ये 2 पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए। क्लियर। तो चलिए पहले इसे आप राइट करें, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो भी अंतर होना है तो वो अंतर इनसाइड में ही होता है। तो नेक्स्ट अब हम लोग उसे इनसाइड को पढ़ेंगे कि इनसाइड में किस तरीके से अंतर होगा। क्लियर। प्लीज राइट। चलिए कंप्लीट। नाउ हम लोग देखते हैं इनसाइड। क्लियर। तो ना चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें आपका तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट आपका कहां पर है, इनसाइड, इनसाइड द स्फेयर मतलब गोले के अंदर। तो यहां पर देखें कि ये आपको एक स्फेयर है। क्लियर। ये सेंटर हुआ और ये आपका हुआ इसका रेडियस। क्लियर। और आपने जो पॉइंट लिया है तो ये पॉइंट कहाँ पर है, इनसाइड है, ये रेडियस आ हुआ, ये पॉइंट P, ये पॉइंट P। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो जब आपका किसी स्फेयर पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो कैसे होता है, पीछे हम लोग पढ़े थे 3 चीज। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, तो वहाँ पर लेंथ में फैली हुई थी। एक सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, पृष्ठावेश घनत्व, वहाँ पर एरिया में चार्ज फैला हुआ था। और स्फेयर पर क्या होता है कि चार्ज इसके पूरा वॉल्यूम पे फैल जाता है, चार्ज इसके पूरा वॉल्यूम पर फैल जाता है। तो ये यहाँ पर जब हम इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो चार्ज होगा उस चार्ज का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये चार्ज कितना है, Q डैश। तो Q डैश का हमें वैल्यू चाहिए। अब आप गौर से सोचो यहाँ पर कि यहाँ पर टोटल वॉल्यूम का अगर बात करें तो टोटल वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यू स्फेयर का वॉल्यूम होता है। और इस पर चार्ज आपको कितना था, तो इस पर चार्ज है Q। क्लियर ना। अगर हम यूनिट वॉल्यूम का बात करें, एकांक आयतन का बात करें, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाता है Q 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर। और छोटा का वॉल्यूम, तो छोटा का वॉल्यूम कितना होगा, तो इसमें आपको 4/3 पाई आर क्यूब में कितना चार्ज होगा, तो ये आपका बन जाएगा दिस इज Q 4/3 पाई आर क्यूब
इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से हम इस पर चार्ज निकाल लेंगे कि कितना चार्ज होगा। क्लियर। अब हम किस तरीके से इसे लिखते हैं, तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को किससे डिनोट करते थे, रो से डिनोट करते हैं। तो ये आपका हुआ एकांक आयतन में आवेश, एकांक आयतन में आवेश। तो ये आपका बनेगा इट इज इक्वल टू Q बाय 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। क्लियर। नाउ हम लोग निकालते हैं कि चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, कि चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा। तो गॉसीय पृष्ठ के अंदर आवेश। तो चलिए ये आपको हो गया Q डैश, और Q डैश बराबर कितना निकलेगा, तो Q डैश बराबर आपको निकलेगा Q बाय 4/3 पाई आर क्यूब, और ये आपको होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि छोटा का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 स्मॉल आर क्यूब। क्लियर। ये 4/3 पाई कैंसिल, और Q डैश, तो Q डैश हमें बच रहा है दिस इज Q आर क्यूब, अब बाई कितना हो रहा है आर क्यूब। तो इतना चार्ज आपको उस गॉसीय पृष्ठ के अंदर है। क्लियर। इतना समझ गए होंगे। अब फिर गॉस लॉ अप्लाई कर दीजिए। तो नाउ फ्रॉम गॉस लॉ कि गॉस लॉ से, लेकिन स्फेरिकल सरफेस यहां भी मानना है कि इस तरीके से कि कंसीडर ऊपर पे कि कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने रेडियस आर मान लिया। नाउ फ्रॉम गॉस लॉ, कि गॉस लॉ के द्वारा, तो गॉस लॉ के द्वारा जब हम लोग निकालेंगे तो ये आपको हो गया दिस इज E.ds, इट इज इक्वल टू, तो ये आपको बन जाएगा Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो Q डैश चार्ज है। इस तरीके से यहाँ भी अगर आप डायरेक्शन खींचे तो ये E का डायरेक्शन हुआ, ये ds का डायरेक्शन हुआ, उसमें कोई अंतर नहीं। क्लियर। ना चलिए सॉल्व करते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया दिस इज E ds cos थीटा, और ये आपको बन जाएगा Q डैश बाय एप्सिलॉन, अगेन आपको होगा E ds cos 0, फिर हम लोग इट इज इक्वल टू Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। cos 0 का वैल्यू, तो ये आपको हो गया E ds, इट इज इक्वल टू Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्लियर। ये आपका E बाहर हुआ। अब ds का मतलब एरिया, तो इस छोटे छोटे एरिया को जब इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा एरिया प्राप्त होगा, और ये आपको हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए Q डैश का वैल्यू पुट कीजिए, तो ये आपका हो गया Q आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, Q आर क्यूब बाय आर क्यूब। क्लियर। यहाँ से देखें आप, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आपको बच जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बचा Q इंटू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा आर क्यूब। बाकी जब जरूरत पड़े आपको तो इस फार्मूला को Q बाय 4 पाई आर क्यूब, इसका वैल्यू कितना होता है तो आप जानते हो रो, तो रो पुट कर सकते हैं। कि जैसे अगर हम दूसरा फार्मूला के बारे में सोचें तो दूसरा फार्मूला आपका बन जाएगा दिस इज Q बाय 4 पाई आर क्यूब। तो ये आपका हो गया रो, कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आर बाय कितना होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कैंसिल,
तो इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जरूरी नहीं है, तो जहाँ पर जरूरत पड़ेगा हम पुट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर देखो यहाँ पर कि अगर इस सेंटर पर हम निकालें कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कि एट सेंटर, तो एट सेंटर क्या करना पड़ेगा, आर इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो ये आर इज इक्वल टू जब आप 0 पुट करेंगे तो देखें क्यू इंटू आर 0, टोटल 0। तो नेट सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया आपको, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। बाकी अगेन किस तरीके से वैरी करेगा कि सेंटर पर 0 है और फिर जो जो आप आगे बढ़ोगे डिस्टेंस की ओर तो ये आपका लीनियरली बढ़ते जाएगा आर के टर्म में। और ग्राफ अगर खींचें तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से मिलेगा कि ये ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगा। तो ये आपका हो गया दिस वन, तो ना ये आपका हुआ आर और ये क्या हुआ, तो ये आपका हो जाएगा अगेन देखें यहाँ पर इधर हम लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए फिर एक सरफेस बनाइए, तो ये पॉइंट क्या निकला आपका, आर इज इक्वल टू आर। चलिए ये आपका सेंटर पर है, ये आपका क्या हुआ सेंटर, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। तो ये यहाँ से इस तरीके से आपका 0 हुआ और 0 से बढ़ते बढ़ते ये मैक्सिमम पॉइंट पर आई और यहाँ से इस तरीके से फिर क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये जो ग्राफ होता है तो ये आपका ग्राफ होता है स्फेयर के कारण, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के कारण। क्लियर। तो चलिए आज हम लोग यहाँ तक पढ़े, तो हम लोगों ने 2 महत्वपूर्ण चीज, चलिए पहले आप इसको राइट करें फिर हम बोलते हैं। चलिए कंप्लीट। तो ना देखिए आज हम लोग पढ़े कि थिन स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। क्लियर। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़े कि नहीं कंडक्टिंग स्फेयर के कारण किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करती है। तो ये दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छी तरीके से पढ़ें, ध्यान लगाकर पढ़ें, मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। चलिए और अपने लिए अगर बात करें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लियर। तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको लिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।